ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि अपना काम करते करते सो जाती है कि तभी वहाँ पर उसके मास्टर आते हैं और उसे उठाते हैं और उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें ये काम एकदम संभाल के करना है और तुमने पूरा काम बिगाड़ दिया। जहाँ पर वो अपने मास्टर से माफ़ी मांग रही होती है, जहाँ पर उसके मास्टर कहते हैं कि अब मुझे दोबारा इसे ठीक करने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा और वहाँ जाने के लिए मुझे पहले से ही एडवांस में टिकट बुकिंग करनी पड़ती है। जहाँ पर फिर उसके मास्टर कहते हैं कि अब तुम्हें इसे ठीक करने के लिए पहाड़ों के नीचे जाना होगा। जहाँ पर वो कहती है कि मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी, जहाँ पर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक सवारी लेकर आया हूँ। उसके बाद उसके मास्टर अपने पास से एक लेटर निकालते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर तुम्हारी बहन का एड्रेस लिखा हुआ है जो कि अभी के समय में एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। उसके बाद हमारी फीमेल लीड बाहर जाती है और अपनी सवारी को देखती है जो कि कुछ और नहीं बल्कि स्कूटी होती है जिसे देखकर वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं आता और वो अपने मास्टर से कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसके मास्टर वापस चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपने मेन लीड मिस्टर शैन को देखते हैं जो कि कार ड्राइव करके आ रहे होते हैं और वहीं हमारी फीमेल लीड अपनी स्कूटी से जा रही होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि उसकी स्कूटी का ब्रेक काम ही नहीं कर रहा और देखते ही देखते हमारा मेन लीड की कार भी उसके सामने आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी शक्ति से उसकी गाड़ी को रोक देती है जिसके कारण हमारा मेन लीड वहीं बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उसके पास आती है और उसे उठाती है, जहाँ पर हमारा मेन लीड कहता है कि मुझे होटल जाना है और फिर हमारा मेन लीड उसे उस होटल का एड्रेस बताता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड उसे होटल लेकर आती है और उसे लेटा देती है और फिर वो वहाँ से जा रही होती है और तभी वो नोटिस करती है कि उसके और मिस्टर शैन के हाथ में किस्मत का धागा बन गया है और अब उसकी किस्मत उसके साथ जुड़ चुकी है। और फिर हमारी फीमेल लीड कहती है कि अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती और जल्द ही उस किस्मत के धागे का जादू भी काम करने लगेगा और हम देखते हैं कि उन दोनों को अजीब सा नशा चढ़ने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और उन दोनों के बीच नाइट स्पेंड हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जब हमारी फीमेल लीड को होश आता है तो वो कहती है कि सच में ये किस्मत का धागा तो बहुत ही शक्तिशाली है और फिर वो अपने कपड़े को पहनती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हमारी फीमेल लीड बाहर आकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो अपनी बड़ी बहन के पास जा सके, पर वह नोटिस करती है कि उसकी जादुई शक्ति अब काम नहीं कर रही। तभी हमारी फीमेल लीड अपने गले में लगे जादुई लॉकेट की मदद से अपनी बड़ी बहन से संपर्क करती है और उसके पास चली जाती है और फिर यहीं पर सीन चेंज होता है और हम अपने मेन लीड को देखते हैं जो कि इस रूम में होता है और वह नीचे गिरे हुए उस लेटर को देखता है। उसमें उसकी बहन का एड्रेस लिखा होता है कि तभी हमारा मेन लीड अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम जल्दी से इस एड्रेस का पता लगाओ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि अपनी बहन के पास आई होती है, जहाँ पर वो उसके रूम को देखकर कहती है कि तुम सच में इतने बड़े रूम में रहती हो। जहाँ पर उसकी बहन कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें यहाँ पर आधा किराया देना पड़ेगा जो कि 3000 युआन है। जिसे सुनकर हमारी फीमेल लीड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। जहाँ पर फिर उसकी सिस्टर कहती है कि ये कोई पहाड़ वाला इलाका नहीं है जहाँ पर सब कुछ तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगा, यहाँ पर रहना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि अपनी जादुई किताब की मदद से ये जानने की कोशिश कर रही होती है कि वो भला अपनी जादुई शक्ति को कैसे पाएगी। जहाँ पर उसे पता चलता है कि अगर किसी कल्टीवेटर की जादुई शक्ति चली गई है तो वो जादुई शक्ति को वापस लाने के लिए उसे उस आदमी के साथ नज़दीकी बनानी पड़ेगी, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी जादुई शक्तियाँ वापस आ जाएगी। पर अगर उसे जादुई शक्तियाँ एक ही बार में चाहिए तो उसे उसके लिए उस किस्मत के धागे को तोड़ना होगा। और जैसे ही वो आगे पढ़ने की कोशिश करती है कि तभी वो नोटिस करती है कि आगे का पन्ना तो खाली है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है। कि तभी वो सोचती है कि मिस्टर शैन किसी कंपनी का सीईओ है और अभी उसे एक जॉब की ज़रूरत भी है।
अगर वो वहाँ पर काम करेगी तो उसके साथ नज़दीकियाँ भी बना पाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि अगले दिन काफ़ी खुश होकर इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में जा रही होती है। और वहीं हमारा मेन लीड अपनी कार से उसी के घर आ रहा होता है, जहाँ पर फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड वहाँ पहुँच जाता है और दरवाजे को नॉक करता है कि तभी वहाँ पर वैन दरवाज़ा खोलती है, जहाँ पर हमारा मेन लीड उससे पूछता है क्या कल रात उसने उसके साथ नाइट स्पेंड किया था, और उसे बताता है कि मुझे वहाँ पर तुम्हारा ये एड्रेस मिला था। जहाँ पर हमारा मेन लीड कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, और उसे 1 मिलियन का चेक देता है। और वहीं हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि इंटरव्यू देने के लिए आई होती है और वहाँ पर मौजूद लोग कंपनी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो सोचती है कि मुझे भी इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। कि तभी वो अपने जादुई लॉकेट की मदद से इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स हासिल कर लेती है। कि तभी उसकी इंटरव्यू देने की बारी आ जाती है, जहाँ पर जब उससे कोई सवाल करता है तो वो सभी का सही जवाब दे देती है। इसके बाद वहाँ पर इंटरव्यूवर्स उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है, जहाँ पर वो बताती है कि हाँ, मैंने अभी तक 3330 शादियाँ करवा रखी हैं और 500 से भी ज़्यादा टूटने वाली शादियों को बचाया है। कि तभी वहाँ पर मौजूद एक इंटरव्यूवर्स कहती है कि हम तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लें। कि तभी वहाँ पर मौजूद एक इंटरव्यूवर्स कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने मेरे और मेरे पति के बीच के विवाद को ख़त्म किया था और अभी हमारी एक हैप्पी लाइफ चल रही है। इसके बाद सारे इंटरव्यूअर्स उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उसे एक फॉर्म को भरने के लिए भेज देते हैं। कि तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड हमारे मेन लीड से टकरा जाती है। कि तभी वहाँ पर इंटरव्यूअर्स आती है और हमारे मेन लीड को कहती है कि मिस्टर शेन बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही होशियार है, और उसकी काफ़ी तारीफ़ करने लगती है। जहाँ पर हमारा मेन लीड कहता है अगर ये सच में इतनी होशियार लड़की है तो अब से ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। फिर हमारा मेन लीड वहाँ से चला जाता है। कि तभी हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है कि उसने मुझे पहचाना भी नहीं और अब मैं उसकी एक पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मतलब कि अब मैं उससे ज़्यादा नज़दीकी बना सकती हूँ और अपनी जादुई शक्तियाँ पा सकती हूँ। फिर हम यहाँ पर वैन को देखते हैं जो कि मिस्टर शेन के कार्ड को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर मिस हान आ जाती है तो वो जल्दी से उस कार्ड को छुपा लेती है। तभी यहाँ मिस हान उसे बताने लगती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। तो वैन कहती है कि तुम्हारे पास तो पावर्स होंगी ना, तो तुम मैजिक का यूज़ करके यहाँ पर क्यों नहीं आ गई। तभी हान बताती है कि मेरी सारी पावर्स जा चुकी है और अब मैं किसी इंसान से कम नहीं हूँ। और वैन पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो वो बताती है कि गलती से मैंने सारे किस्मत के धागों को उलझा दिया था और एक्सीडेंटली अपनी किस्मत भी किसी इंसान से मैंने जोड़ ली। तो वैन पूछती है कि जिस इंसान के साथ तुम्हारी किस्मत जुड़ी है क्या उसका नाम मिस्टर शेन है। ये सुनकर वो कहती है हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता। फिर वैन समझ जाती है और सोचने लगती है यानी उसने मिस्टर शेन के साथ नाइट स्पेंड की है, तभी वो रिच सीईओ इसे ढूंढने के लिए घर पर आया था। फिर वैन बताती है कि मैं उस दिन होटल के पास से गुजर रही थी और मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया। तभी मिस हान कहती है कि अच्छा। फिर वैन कहती है वैसे वो सीईओ बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और रिच है, तो क्या तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि तुम अपने कल्टिवेशन को गिव अप करके उस बंदे के साथ डेट करो। तो यहाँ पर मिस हान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर डेटिंग करने और शादी करने में अच्छा क्या है, मेरा ड्रीम तो कल्टिवेशन करके इमॉर्टल बनने का है। वैन कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस दुनिया में कोई भी अच्छा सिंगल मैन नहीं है और तुम्हें पता है वो जो सीईओ है वो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है, इसीलिए तुम उससे बच कर रहना। ये सुनकर मिस हान काफ़ी डर जाती है और फिर वो वैन से पूछती है वैसे अगर सारे मैन इतने बुरे हैं तो तुम एक रिच लड़के से शादी क्यों करना चाहती हो। वैन कहती है कि ये तो मुझे अब जाकर पता चला ना, इसीलिए अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं वापस से अपनी कल्टिवेशन कंटिन्यू करूँगी। तभी मिस हान कहती है कि मुझे ये सब रिमाइंड कराने के लिए तुम्हारा थैंक यू, मैं केयरफुल रहूँगी। तो वैन कहती है वैसे मुझे एक और चीज़ तुम्हें बतानी थी, मैं यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और पर रहने जा रही हूँ। तो वो कहती है आखिर ऐसा क्यों, हम दोनों साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पर मिस हान उस कार्ड को देख लेती है तो वैन उसे छुपा लेती है और कहती है कि मेरे फ्रेंड ने एक घर ढूंढ लिया है और उसने मुझे बताया है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे से कल्टीवेशन होगा। तभी मिस हान कहती है कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं, आप मुझे अपने फ्रेंड
का नाम बताओ, मैं सीनियर ब्रदर से कहकर उसके बारे में पता करूँगी। वैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे अच्छे के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं सही गलत जानती हूँ, तो तुम अब मेरी फिक्र करना बंद करो। मैं तो बस एक अकेले शांत जगह पर जाकर अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर मिस हान मान जाती है और कहती है ठीक है, फिर मैं आपको सपोर्ट करूँगी। तभी वैन अपने मन में सोचती है कि मिस हान, तुम्हें ही इतनी अच्छी लाइफ नहीं जीनी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों से इतना अच्छा मौका जाने नहीं दे सकती। फिर नेक्स्ट डे वो अपना लगेज लेकर बाहर निकलती है और यहाँ पर मिस्टर शेन का सेक्रेटरी उसे कार से पिकअप करने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन वैन से पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ से शिफ्ट होने जा रही हो और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वैन बताती है कि नहीं, ये मेरे बॉयफ्रेंड का असिस्टेंट है। अंकल पूछते हैं क्या तुम्हारी शादी किसी रिच फैमिली में हो रही है? तो वैन अंकल को बहुत ही रूडली जवाब देती है और कहती है कि आप साइड हटो, और वो जाकर कार में बैठ जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद वहाँ पर मिस हान आती है। तभी वो ओल्ड मैन बताता है कि तुम्हारी कज़न अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से जा चुकी है। तभी मिस हान कहती है कि अंकल आपको गलतफहमी हुई होगी, वो कहीं और पे रहने के लिए जा रही है, ना कि अपने बॉयफ्रेंड के घर पे। तो अंकल कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, उसने मुझे खुद पर्सनली बताया है जो बंदा उसे पिक करने आया था वो उसके बॉयफ्रेंड का असिस्टेंट है। पर फिर मैंने उससे और सवाल किया तो उसने मुझे रूडली जवाब दिया और यहाँ से चली गई। फिर यहाँ मिस हान सोचने लगती है यानी मेरी सीनियर सिस्टर कल्टीवेशन नहीं बल्कि शादी करने गई थी, लेकिन आखिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। दूसरी तरफ यहाँ वैन उस घर में पहुँच जाती है और वो अपनी नई रिच लाइफ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अब उसके पास ये सारी महंगी ज्वेलरीज और इतना बड़ा घर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ मिस हान अपनी कंपनी में काम करने पहुंच जाती है और जो उसकी सुपरवाइज़र होती है वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और चिल्लाती है कि यहाँ पर आईडी बैज पहन के रहना है क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है। अब तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारा इस महीने का बोनस भी काट लिया जाएगा और अब तुम्हारा ये काम है कि तुम सभी 30 एम्प्लॉय के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। और वो सभी के चॉइस उसे बताने लगती है। फिर यहाँ मिस हान कहती है कि इतनी सारी डिमांड्स, आप लोग यहाँ पर काम करने आती हैं या फिर खाने पीने? तो सेक्रेटरी वांग उस पर चिल्लाती है और कहती है चुपचाप से अपना काम करो, अगर तुमने एक भी चीज़ गलत किया तो मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर दूँगी। फिर मिस हान सोचती है कि अच्छा है कि हमारी मेमोरीज़ बहुत ही अच्छी होती है। फिर यहाँ पर वो सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आती है तो लिफ्ट में जाने लगती है, पर लिफ्ट बंद हो गई थी इसलिए वो गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आकर उसे गिरने से बचा लेता है और उसे समझाता है कि अगली बार से ध्यान से करना। फिर यहाँ पर मिस हान सोचती है कि अब मुझे अपनी मैजिकल पावर्स रिस्टोर करने के लिए उसके साथ क्लोज कांटेक्ट में आना होगा, लेकिन आखिर मैं ये कैसे करूँगी, चलो मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। और फिर वो उसे टच करने जा रही होती है, इतने में ही वो पीछे मुड़ जाता है और फिर यहाँ पर मिस हान जल्दी से बहाना बनाती है कि मैं तो लिफ्ट का बटन दबाने जा रही थी। फिर उसका असिस्टेंट उसे समझाता है कि देखो तुम बस यहाँ पर अपनी जॉब करो और हमारे सीईओ के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। तभी मिस हान कहती है कि मिस्टर शेन मेरी जैसी लड़की के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर मिस्टर शेन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या बोला। तभी यहाँ पर वो उससे कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मेरी नज़र में आप गाजर और मूली से कम नहीं हो। तो शेन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि तुम मुझे किन चीज़ों से कंपेयर कर रही हो। तो ये कहती है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, और फिर वो उसे गुड बाय बोलकर जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है। फिर यहाँ पर मिस्टर शेन अपने ऑफिस में आ जाता है और उसका असिस्टेंट उसे काम के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है। तो मिस्टर शेन पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी हूँ और दिखने में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तो वहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए तो लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और अनअट्रैक्टिव तो हम जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं। तो शेन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो ठीक है आज मैं डिनर में गाजर और मूली ही खाऊंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। तभी हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसकी ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और वो घर जाने के लिए निकल रही होती है, पर इतने में ही वहाँ पर सेक्रेटरी वांग आ जाती है और उसे काम देती है कि तुम्हें अभी रॉयल होटल में जाकर मिस्टर शेन को पिक करना है। तो यहाँ पर मिस हान कहती है कि लेकिन अभी तो मेरे काम से छुट्टी हो गई है
और मुझे घर पर काम है। तो सेक्रेटरी वांग चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें कंपनी के काम को पहले रखना होगा। और वो कहती है कि अगर असिस्टेंट ली मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लाने में बिजी नहीं होते तो तुम्हें इस काम को करने का मौका भी नहीं मिलता। और वो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या मिस्टर शैन की गर्लफ्रेंड भी है। तो सेक्रेटरी वांग कहती है कि आखिर तुम इतनी डिप्रेस क्यों हो रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मिस्टर शैन की अगर कोई गर्लफ्रेंड नहीं भी होती तो वो तुम जैसी लड़की को कभी भी लाइक नहीं करता। तभी वो सोच में पड़ जाती है कि अगर उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी तो होटल रूम में वो क्यों गया था। फिर वो बाहर आने के बाद अपनी बहन की बातों को याद करती है कि उसने उसे बताया था कि वो सीओ शैन एक नंबर का प्ले बॉय है। फिर ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ज़रूर वो वहाँ पर किसी लड़की के साथ होटल रूम में जाने वाला होगा। मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। फिर वो कार को देखती है और सोचती है कि मैं तो हमेशा उड़कर जाती हूँ, तो मुझे तो कार ड्राइव करना आता ही नहीं है, फिर मैं कैसे जाऊँगी। तभी उसकी नज़र स्कूटी पर जाती है और वो सोचती है कि मैं इसे ही लेकर जाती हूँ। फिर वो होटल के बाहर पहुँच जाती है। तभी उसका पेंडेंट चमकने लगता है और इसका सीनियर ब्रदर उसे कांटेक्ट करता है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो उससे बताती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने किस्मत का धागा एक इंसान से जोड़ लिया है और अब मेरे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है और बुक का वो पेज भी गायब है जिसमें उस धागे को तोड़ने का मेथड लिखा था, इसीलिए मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा उस आदमी के आसपास रहने के अलावा। तो वो सीनियर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा। ये सुनकर हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने सीनियर को थैंक यू बोलने लगती है। तभी मिस्टर शैन उसे देख लेता है और उसके पास आता है जो काफी ज्यादा ड्रिंक था और उससे कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि किसी से भी नहीं और बोलती है कि वैसे बॉस मैंने आपको यहाँ पर पिक करने आई थी, तो चलो बैठ जाओ। मिस्टर शैन उसकी स्कूटी देखकर कहता है कि तुम चाहती हो मैं इस पर बैठूं। तो वो कहती है कि हाँ और सोचती है कि अभी अगर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स होती तो मैं आपको उड़ा कर ले जाती। फिर यहाँ पर मिस्टर शैन के क्लाइंट भी आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होते हैं और ये लोग कहने लगते हैं कि मिस्टर शैन की सेक्रेटरी तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो उसे टच करने जा रहे होते हैं। तो मिस्टर शैन इन लोगों को मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सेक्रेटरी को टच करने की। और वो इन लोगों पर चिल्लाता है कि मैं तुम जैसे लोगों के साथ कभी भी बिजनेस डील नहीं करूँगा। ये देखकर हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर वो अपने आप को समझाती है कि मुझे होश में आना चाहिए, मैं बस इस धागे की मैजिकल पावर की वजह से इसके बारे में अच्छा सोच रही हूँ और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ मिस्टर शैन मान जाता है उसकी स्कूटी में बैठने के लिए और फिर यहाँ पर वो उसे अपने घर ले आती है और फिर मिस हान इसे बेहोश देखकर सोचती है कि चलो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ और इसके क्लोज होकर देखती हूँ कि आखिर मेरी मैजिकल पावर रिस्टोर होती है या नहीं। और फिर वो जल्दी से उसका फेस टच करने लगती है और फिर वो अपनी जादुई शक्ति को चेक करने लगती है और सोचती है कि आखिर कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है। और उसके ऐसे जादुई पावर को टेस्ट करने की वजह से उसके शर्ट के बटन खुलते जा रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो उसकी बॉडी देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर मिस्टर शैन से मिलने के लिए उसके रूम में आ रही होती है और जैसे ही वो मिस हान को देखती है तो वो जल्दी से छुप जाती है। और फिर मिस हान सोचती है कि मुझे वैन की आवाज़ क्यों आई, लगता है मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। तभी इतने में मिस्टर शैन उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर वो उसे देखकर उसी रात के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि तुम वही हो और फिर वो उसे फोर्सली किस करने लगता है। तभी मिस हान को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी ये सब देखकर वहाँ वैन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचती है कि मिस हान तो मुझसे कह रही थी कि उसे किसी भी इंसान में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यहाँ पर मेरे मैन के साथ इतना क्लोज क्यों हो रही है। और फिर यहाँ मिस हान को महसूस होता है कि उसकी मैजिकल पावर वापस आ रही है, यानी कि जितना ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट होगा वैसे ही उसकी मैजिकल पावर्स आ जाएगी। फिर वो जल्दी से दूर होती है और उसे बताने लगती है कि देखो मिस्टर शैन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर फिर भी वो उसे किस करे जा रहा होता है। तभी यहाँ मिस हान उसे रोकने के लिए अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और उसके सर पर एक वास मारती है। फिर वो बेहोश हो जाता है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि कहीं मैंने इसे जान से तो नहीं मार दिया। और फिर वो उसकी सांस को चेक करने लगती है और फिर वो राहत की सांस लेती है कि चलो ये जिंदा है। और फिर उसके जाते ही जल्दी से वैन यहाँ पर आ जाती है और सोचती है कि ये अच्छा
मौका है, अब मैं मिस्टर शैन की वाइफ बनकर ही रहूँगी। और फिर वो उसे टच करने लगती है। तभी मिस्टर शैन उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम में से परफ्यूम की बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है और मुझे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से बहुत ही एलर्जी है, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। और फिर यहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा होती है कि आखिर मैंने परफ्यूम क्यों लगाई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी वो उस वास को देखता है और सोचता है कि वो वास तो इतना दूर रखा था, तो फिर उस लड़की ने मुझ पर उस वास से कैसे मारा। तभी इतने में ही वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और कहती है कि मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया है, तुम खा लो। तभी मिस्टर शैन कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहने लगती है कि देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कल रात जो भी हुआ वो मेरी गलती है, लेकिन मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से निकालना मत, क्योंकि अगर मेरे मॉम डैड को पता चल गया कि मेरा फर्स्ट टाइम जा चुका है तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर मिस्टर शैन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ। तो ये जल्दी से उसे हक कर लेती है और कहती है कि थैंक यू, पर मिस्टर शैन जल्दी से उसे दूर करता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर वैन सोचने लगती है कि मिस हान, तुम मुझसे कल्टीवेशन में ज़्यादा हो तो क्या हुआ, लेकिन तुम मुझसे मेरे मैन को नहीं जीत सकती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस हान अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करके कंपनी में पहुंच जाती है और सोचती है कि अब पावर्स का वापस आना कितना अच्छा है। तभी मिस हान देखती है कि सभी एम्प्लॉयज़ के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो लोग भी उस मैच मेकर से मिलना चाहते हैं जिसने इतने सारे लोगों की शादी करवाई। तभी मिस हान जल्दी से आकर उन लोगों को बताती है कि वो मैच मेकर का ऑफिस अभी बंद है और क्योंकि उसकी बॉस के लिए मैंने काम किया है तो मैं उनसे चैट पर बात करती रहती हूँ, तो मैं तुम लोगों को एक स्पेशल टिकट देती हूँ जिसके बाद तुम लोग मैच मेकर से मिल पाओगे। फिर सभी एम्प्लॉय बड़े ही खुश हो जाते हैं। इतने में ही यहाँ पर सेक्रेटरी वांग आ जाती है और वो हमारी फीमेल लीड के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो तुम अपने ड्रेसिंग सेंस को ठीक करने में टाइम लगाओ, तुम कितने गंदे कपड़े पहन कर आती हो। तब यहाँ पर मिस्टर शैन आ जाता है और वो मिस हान से कहता है कि तुम जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। तभी हमारी फीमेल लीड सोचने लगती है कहीं ये कल रात जो हुआ उसके बारे में मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहते। फिर वो ऑफिस में चली जाती है और फिर यहाँ पर मिस हान ऑफिस में आने के बाद मिस्टर शैन से कहती है कि कल जो भी मैंने किया वो मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस में किया था, आप मुझे उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। मिस्टर शैन कहता है कि किसने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ ब्लेम करने के लिए बुलाया है। तो मिस हान कहती है कि अगर आपने ब्लेम करने के लिए नहीं बुलाया तो फिर मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसे टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपने आप को बेच दूँ। तभी मिस्टर शैन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये सुनकर मिस हान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है फिर तो अच्छी बात है। फिर मिस्टर शैन बताता है कि कंपनी में एक इवेंट होने वाला है और उसे हैंडल करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। और यहाँ पर मिस हान उस काम को लेने के बाद यहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर शैन कहता है कि मैंने तुम्हें जाने को कब कहा, अभी तुम्हें एक और काम करना है, मेरे साथ मिलकर फेस्टिवल के लिए गिफ्ट भी लेने चलना है। फिर मिस हान सोचने लगती है कि लगता है मिस्टर शैन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी किस्मत का धागा मेरे साथ जुड़ा है तो ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। फिर वो कह देती है कि बॉस मेरा कहना मानो और आप अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट मत दो क्योंकि आपका और उनका रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला है। तो मिस्टर शैन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो समझाने लगती है कि ट्रू लव को जल्दी में नहीं किया जाता, उसे टाइम देना होता है, जो स्लोली होता है वही रियल लव होता है। तो इस पर मिस्टर शैन का रिएक्शन देखकर वो कहती है ठीक है बॉस, तो मैं अपना काम करने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ मिस्टर शैन उसे जाता देखकर स्माइल करने लगता है और कहने लगता है कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी लड़की है। फिर उसके बाद वो उसे शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता है और फिर यहाँ पर वो उसके लिए भी ड्रेसेस चूज़ करके ख़रीदने लगता है। तभी यहाँ पर हमारी फीमेल लीड बोर हो रही होती है और वो चलते चलते एक शॉप में आ जाती है जहाँ पर उसे एक जेट दिखाई देता है जो कि सिमिलर उसकी जेट की तरह दिखता है और वो कहती है इसके अंदर भी पावर्स है और फिर वो इसे अच्छे से देख रही होती है। तभी इतने में एक स्टाफ यहाँ पर आकर उसके पास वो जेट देखकर कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर ये जेट चुराई है। तो यहाँ पर मिस हान कहती है कि ध्यान से देखो ये मेरा जेट है और ये बचपन से मेरे साथ था, पर स्टाफ मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि सच बताओ ये जेट तुमने चुराई है ना, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तभी मिस हान कहती है कि मैंने ये जेट नहीं चुराई, तुम चाहे कुछ भी कर लो। पर वो स्टाफ मानने को तैयार ही नहीं होती और कहती है कि अगर तुमने सच में ये नहीं चुराई होगी तो मैं खुद घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफ़ी मांगूंगी। फिर वो यहाँ पर एक मास्टर को बुलाती है
और उन्हें चेक करने के लिए देती है कि इनमें से कौन सा जेट असली है, क्योंकि इस लड़की ने अपना जेट बदल लिया है और असली वाले को ले लिया होगा। तो वो मास्टर दोनों जेट को चेक करके बताता है कि दोनों ही असली है। ये सुनकर वो स्टाफ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी यहाँ पर मिस हान कहती है कि चलो मुझसे माफ़ी मांगो, पर वो मानने को तैयार ही नहीं होती। इतने में ही यहाँ पर मिस्टर शैन आ जाता है और वो देखता है कि ये जेट तो बिल्कुल सेम टू सेम मिस हान के जेट की तरह है, इसीलिए वो उसे खरीद लेता है। और क्योंकि स्टाफ ने यहाँ पर मिस हान की बेइज्जती करी थी, इसीलिए वो उसे फायर करके यहाँ से चला जाता है। और फिर कार में जाते वक्त वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो ड्रेस तुम ले लो। तो वो यहाँ पर मना करती है कि बॉस मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। तो वो कहता है कि ठीक है, नहीं लेना तो फेंक दो। फिर वो ले लेती है। फिर रास्ते में मिस हान अपने सीनियर ब्रदर को देखती है और फिर वो उससे कहती है कि बॉस यहाँ पर कार रोक दो, मैं यहीं पर उतर जाऊँगी। फिर वो मिस्टर शैन को बाय बोलकर जल्दी से कार से निकल जाती है और अपने सीनियर को जल्दी से जाकर हक कर लेती है। मिस्टर शैन जैसे ही उसे देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मिस हान उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता भी है बिना जादू के मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा टफ हो रही है, क्या तुम्हें कोई सॉल्यूशन मिला जिससे मैं इस किस्मत के धागे को तोड़ सकूं? जिस पर वो कहता है कि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेक किया पर अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तभी मिस हान कहती है कि थैंक यू, मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प ज़रूर करोगे। तो वो कहता है कि हाँ, बिना मैजिक के तुम केयरफुल रहना और कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। फिर वो उससे पूछता है वैसे वैन कहाँ पर है? तभी वो उसे बताती है कि अब वो कहीं और शिफ्ट हो गई है और उसने बताया है कि वहाँ पर कल्टीवेशन करने गई है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी वांग यहाँ पर वैन को ड्रेस देती है और बताती है कि मिस्टर शैन ने ये स्पेशली आपके लिए पिक किया है और ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट डे जब वैन उस ड्रेस को ट्राई करती है तो उसकी जिप नहीं लग पाती। तभी वो मेड को बुलाती है और उसे जिप बंद करने के लिए बोलती है और गलती से मेड उस जिप को उसकी स्किन में लगा देती है। तो यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाती है और उसे ज़मीन पर धकेल देती है और कहती है कि तुम्हें इतना सा भी काम करना नहीं आता, रुको मैं तुम्हें फायर करूँगी। तभी इतने में यहाँ पर मिस्टर शैन पहुँच जाता है और जल्दी से उस मेड को उठाता है और उस पर चिल्लाता है और कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये आंटी मेरे लिए कितने सालों से काम कर रही है और तुम इन्हें फायर करने की बात कर रही हो? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारे पास इन्हें फायर करने का हक है? फिर वो गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है। तभी इतने में उसका जेट चमकने लगता है और यहाँ मिस हान का सीनियर उससे कांटेक्ट करता है और उसे बोलता है कि मिस हान ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करने गई हो, तो क्यों ना हम डिनर पर मिले। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने सीनियर के साथ होती है और वो उससे पूछ रहा होता है कि जिस इंसान के साथ तुम्हारी किस्मत जुड़ी है कहीं वो तुम्हें बुली तो नहीं कर रहा? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो बाहर से बहुत ही कोल्ड दिखता है लेकिन वो बहुत ही अच्छा और उसकी बॉडी भी बहुत ही अच्छी है। तो वो कहता है कहीं तुम्हें उस इंसान से प्यार तो नहीं हो गया? तो मिस हान कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ कल्टीवेशन करना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर वैन पहुँच जाती है और उसका इतना रिच लाइफ स्टाइल देखकर वो लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम सच में कल्टीवेशन करती हो या फिर आम जिंदगी जी रही हो। ये लोग इससे सवाल करते हैं कहीं तुम किसी को डेट तो नहीं कर रही हो? तो वो बता देती है कि हाँ मैं किसी को डेट कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? तो मिस हान और उसका सीनियर कहने लगते हैं क्या तुम सच में किसी इंसान के लिए अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप करने वाली हो? ये कोई छोटा मैटर नहीं है। तो वैन उन लोगों पर चिल्लाती है कि तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ कल्टीवेशन भरा हुआ है, तुम लोगों को पता है ना कि ये मेरा ड्रीम था किसी रिच मैन से शादी करना, तो आखिरकार तुम लोग मुझे बार बार स्टॉप क्यों कर रहे हो? अब दोबारा से मेरे मैटर में तुम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस हान को उसके लिए फ़िक्र होती है और वो अपने सीनियर से कहती है कि हमें उसे देखने जाना चाहिए, ज़रूर कोई उसे धोखा दे रहा है। फिर ये लोग जैसे ही बाहर पहुँचते हैं तब तक वो कार में बैठकर जा चुकी होती है। तो यहाँ मिस हान कहती है कि सीनियर सिस्टर आखिर इतनी बदल कैसे गई? तो वो कहता है कि अभी वो प्यार में पड़ी हुई है ना, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है। जब उसे इस दुनिया की सच्चाई पता चलेगी तो उसे खुद ही अकल आ जाएगी कि ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। तभी मिस हान कहती है लेकिन तब तक तो लेट हो जाएगा। देखो सीनियर, अभी तो मेरी मैजिक पावर भी काम नहीं कर रही, तो क्यों ना आप अपनी मैजिक पावर का यूज़ करके मुझे सीनियर सिस्टर से मिलवाने के लिए ले चलो, मैं उन्हें रोकना चाहती हूँ। पर यहाँ मिस हान के सीनियर की भी मैजिक पावर बीच रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है और ये लोग कहीं बीच रास्ते में गिर जाते हैं। तभी मिस्टर शैन का एक असिस्टेंट उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उन लोगों की फ़ोटोज़
लेकर मिस्टर शैन को भेज देता है और उससे कहता है कि शायद सेक्रेटरी हान किसी को डेट कर रही है। फिर मिस्टर शैन जैसे ही उस फोटोज़ को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है और तुरंत ही मिस हान को कॉल करके उससे कहता है कि मैंने जो तुम्हें प्लान रेडी करने के लिए बोला था वो तुम्हें मुझे अभी के अभी देना होगा, इसीलिए इसी वक्त मेरे घर पहुंचो। फिर यहाँ मिस हान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ये अपने सीनियर से कहने लगती है कि अब मुझे काम करने के लिए जाना पड़ेगा। तो सीनियर को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि इन इंसानों के पास इंसानियत नाम की चीज़ भी नहीं है। रुको, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो ये कहती है कि हाँ, लेकिन तब तक के लिए मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ मिस्टर शैन टाइम देखते हुए उसका वेट कर रहे होते हैं और वो अपने असिस्टेंट से कहता है क्या वो टर्टल है जो इतनी ज़्यादा देर लगा रही है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, चल वो अपने बॉयफ्रेंड को गुड बाय कह रही होगी। ये सुनकर मिस्टर शैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर इसके बाद वहाँ मिस हान भी पहुँच जाती है और वो कहती है कि बॉस मैं आ गई। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम काम फिनिश किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। तभी वो सोचती है कि अगर मुझे अपनी पावर रिस्टोर ना करना होता तो मैं इनके मुंह में 10 पंच मारती। और फिर वो अपसेट होकर काम करने बैठती है। फिर मिस्टर शैन जब अपना शावर लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि वो बैठे बैठे ही सो गई है। तो ये उसे आवाज़ देता है और जैसे ही वो उठती है तो उसकी बॉडी को देख रही होती है। तभी मिस्टर शैन उसके क्लोज आता है और कहता है क्या तुमने मुझे अच्छे से देख लिया। फिर वो जल्दी से बैठ जाती है। तभी मिस्टर शैन कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा हो जो मैंने तुम्हारी डेट ख़राब कर दी। देखो मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम मेरी सेक्रेटरी हो और कंपनी की एम्प्लॉय भी हो, तो तुम्हें हमारी कंपनी की इमेज मेंटेन करके रखना होगा और अपने बिहेवियर पर ध्यान देना होगा। वो सोचती है कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया कि मैंने इनके साथ नाइट स्पेंड की थी। अब तभी इतने में मेड यहाँ आती है और वो बताती है कि मिस वैन आपको बुला रही है क्योंकि उनके चेस्ट में दर्द हो रहा है। तो मिस्टर शैन कहता है कि आखिर मैं चेक करके क्या करूँगा, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। फिर वैन अपने रूम में बैठी होती है और एक्टिंग कर रही होती है कि यहाँ पर मिस्टर शैन आने वाला है और मैं उसे बताऊंगी। तभी यहाँ पर मिस्टर शैन नहीं बल्कि डॉक्टर आता है और वो देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और इन लोगों को यहाँ से भगा देती है। फिर नेक्स्ट डे सेक्रेटरी वांग मिस्टर शैन को इवेंट के प्रपोजल के बारे में बता रही होती है। तो वो उससे कहता है कि इस बार का ये इवेंट मिस हान हैंडल करेगी। वो कहती है कि बॉस अभी तो वो लड़की बहुत ही न्यू है तो वो क्या ही कर लेगी। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे पर्सनली गाइड करने वाला हूँ। मिस हान को जाकर बता दो कि आज की डिनर पार्टी में वो मेरे साथ चलने वाली है। फिर वो बहुत ही गुस्से में मिस हान को जाकर इस बारे में बता देती है कि डिनर पार्टी में आज उसे मिस्टर शैन के साथ जाना पड़ेगा। तो मिस हान सोचती है कि आखिर ये मुझसे हमेशा इतना गुस्सा क्यों रहती है। फिर वो मिस्टर शैन के साथ यहाँ डिनर के लिए पहुँच जाती है और यहाँ पर मिस्टर शैन का फ्रेंड मिस हान को देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी तो सच में बहुत ही प्यारी है। और फिर वो मिस हान से बातें करने लगता है और बताता है कि मैं मिस्टर शैन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ और पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मिस्टर शैन का फ्रेंड बड़ा ही खुश होता है और ये देखकर मिस्टर शैन काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है और अपने फ्रेंड को ड्रिंक लाने के लिए भेज देता है और मिस हान से कहता है कि तुम याद रखो कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। फिर मिस्टर शैन का फ्रेंड यहाँ पर मिस हान के लिए ड्रिंक लेकर आता है और फिर मिस हान इन सभी के साथ स्टोन पेपर सीजर गेम खेलने लगती है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और फिर ये उसे जल्दी से उठाकर अपने घर ले आता है और वो इतनी ड्रिंक होती है कि वो उसे पकड़कर कहने लगती है कि जब तक तुम मेरे पास रहोगे मैं कुछ भी कर पाऊंगी और क्योंकि अब मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ही रख लूँ। तो वो कहता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी मिस हान उससे किस करने लग जाती है और फिर उसे रस्सी से बांधकर रूम में ले आती है। फिर दोनों के बीच नाइट स्पेंड हो जाता है और अगली मॉर्निंग मिस हान की नींद खुलती है तो उसका सर काफ़ी ज़्यादा दुख रहा होता है और उसे रात का कुछ भी याद नहीं आता। फिर वो मिस्टर शैन से पूछने लगती है कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ना। तो वो उससे कहता है क्या तुम भूल गई कि तुमने कल रात क्या किया था। फिर मिस हान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगती है कि तभी इतने में ही यहाँ पर मिस्टर शैन की ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है और शैन की ग्रैंडमा उसे बताती है कि जल्द ही मैं एक रिचुअल करना चाहती हूँ। इसमें शैन परिवार के पूर्वजों से मैं प्रे करने वाली हूँ कि शैन की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और वो शैन से कहती है कि तुम्हें इस रिचुअल में जल्दी आना होगा। तो शैन हाँ कह देता है और फिर वो इस रिचुअल की प्रोग्राम को हैंडल करने के
के लिए मिस हान को कह देता है और फिर वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही होती है। पर सेक्रेटरी वांग इससे काफ़ी जेलस होती है और वो जानबूझकर मिस हान को कुछ सामान लाने के लिए भेज देती है। और फिर यहाँ पर शैन और उसकी ग्रैंडमा पहुँचते हैं तो सेक्रेटरी वांग झूठ झूठ बताती है कि मिस हान तो यहाँ पर आई ही नहीं और ये सारी प्रिपरेशन उसने की है। फिर रिचुअल का टाइम हो रहा होता है तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, फिर स्टार्ट कर देते हैं। फिर मिस हान जब सारी चीज़ें लेकर पहुँचती है तो गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो अपनी पावर्स का यूज करके दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। तभी मिस्टर शैन उसे देखता है और उसे जल्दी अंदर आने के लिए कहता है और तभी यहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलने लगती है और बहुत सारी चीज़ें गिरने लगती है। तो इसका इल्ज़ाम सेक्रेटरी वांग मिस हान के ऊपर लगाती है कि ज़रूर ये बहुत ही बड़ी अपशगुन होगी और इसके आने के बाद से ही ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि ये अच्छी नहीं है और ज़रूर आपकी शैन फैमिली के पूर्वज भी इसको पसंद नहीं कर रहे होंगे और वो लोग नहीं चाहते होंगे कि ये यहाँ पर रहे, इसीलिए इसे घुटनों के बल बैठकर अभी उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब तभी यहाँ पर शैन फैमिली के पूर्वज मिस हान को दिखने लगते हैं और वो उसे ग्रेट कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि आप लोगों को मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस थोड़ी मोड़ी नॉलेज जानती हूँ। पर शैन फैमिली के सभी लोगों को वो सब नहीं दिख रहे होते। ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। फिर सेक्रेटरी वांग यहाँ पर मिस हान को निकालना चाह रही होती है और उसे पकड़कर कहती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। तभी शैन फैमिली के पूर्वज उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हमारे गॉडेस को इस तरह कैसे ट्रीट कर सकती है। और यहाँ पर सेक्रेटरी वांग बेहोश हो जाती है और फिर शैन फैमिली के पूर्वज मिस हान से हेल्प मांगते हैं और वो बताते हैं कि शैन फैमिली के ऊपर एक श्राप लगा हुआ है जो कि काफ़ी सालों से उन्हें हमेशा एक ही बेटा होता है। और वो बताती है कि श्राप को हटाने के लिए इस घर के बाहर एक ट्री है जिसमें अगर फ्लावर्स आ गए तो वो श्राप ख़त्म हो जाएगा। फिर मिस हान कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं श्राप को हटाने में हेल्प करूंगी। फिर यहाँ पर मिस्टर शैन की ग्रैंडमा को यकीन हो जाता है कि ये मिस हान को सच में पूर्वज दिख रहे हैं और वो उन सभी को बताती है कि एक्चुअली में मुझे मैजिक आती है। फिर ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है और उसे कहती है कि फिर तुम हमारी कोई हेल्प करो और फिर वो उसे उस ट्री के पास लेकर जाती है। तभी मिस हान जब अपने मैजिक पावर का यूज़ करती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी पावर्स कम पड़ रही है। फिर वो सोचती है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है। फिर वो शैन को सॉरी बोलकर जल्दी से उसे किस कर लेती है और उससे मैजिक पावर लेने के बाद उस ट्री के ऊपर पावर्स यूज़ करती है और फिर उसके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं। तो ग्रैंडमा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि मिस हान ने उनकी फैमिली के ऊपर से लगा हुआ श्राप को हटा दिया और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने के लिए रेडी हूँ और मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच पहले से ही कुछ चल रहा है। फिर मिस हान कहती है कि ग्रैंडमा आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, अभी जो भी कुछ हुआ था वो बस स्पेशल सिचुएशन थी, मुझे मैजिक पावर यूज़ करने के लिए ये करना पड़ा था, नहीं तो मैं पावर्स नहीं यूज़ कर पा रही थी। तभी मिस हान बताती है कि मिस्टर शैन की तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है तो आखिर मैं उन्हें डेट कैसे कर सकती हूँ। तो ये जानने के बाद ग्रैंडमा को बहुत ही बुरा लगता है और वो मिस्टर शैन से कहती है कि तुमने इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर किसे चुना है। तभी मिस्टर शैन कहता है कि ग्रैंडमा मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा और वो अपनी ग्रैंडमा को यहाँ से भेज देता है। और फिर यहाँ पर मिस हान मिस्टर शैन से कहने लगती है कि क्या आपने अपनी ग्रैंडमा को एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तो ये पूछता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ क्या तुम्हें सच में मैजिक आती है। तो वो बताती है कि हाँ आती है। तो शैन कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो वो कहती है कि आपने पूछा ही नहीं और वैसे भी मेरी मैजिक थोड़ी स्पेशल टाइप की है जो मैं सिर्फ मुसीबतों के समय में ही यूज़ कर सकती हूँ। तो शैन को वो सारी सिचुएशन याद आने लगती है जब मिस हान ने उसके ऊपर अपनी मैजिक पावर को यूज़ किया था। और फिर वो पूछता है कि उस दिन क्या होटल रूम में तुम ही थी, होटल रूम नंबर 606। फिर मिस हान एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि बॉस आखिर इतने महंगे होटल में मुझे अंदर कौन घुसने देगा, लेकिन बॉस आखिर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तो शैन नहीं बताता और कहता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर वो कहता है कि वैसे आज तुमने
बहुत ही अच्छा काम किया, इसीलिए मैं तुम्हारा बोनस डबल कर रहा हूँ। तो मिस जिंग ये सुनकर ज़्यादा खुश नहीं होती। तो वो कहता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे जो चाहिए आप मुझे नहीं दे सकते। और फिर वो सोचने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी मैजिक पावर मिल जाए और हम दोनों के बीच ये धागा कनेक्शन कट हो जाए। तभी वो सोचती है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं इसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगी। तभी मिस्टर सैन पूछता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जो मैं नहीं दे पाऊँगा। वो उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वापस से मेरी एनर्जी अब्जॉर्ब करना चाहती हो और तुम्हें शर्म आ रही हो बोलने में। तभी मिशान अपने आप को समझाती है कि ये सब कुछ उस किस्मत के धागे की वजह से हो रहा है। तब इतने में ही यहाँ पर मिशान की नज़र उन अगरबत्तियों पर जाती है और वो कहती है जब पहले से ही इतनी सारी अगरबत्तियाँ रखी थी तो सेक्रेटरी वांग ने मुझसे और क्यों मंगवाई। और वो उससे पूछता है क्या तुम ये लाने गई थी। तो वो बताती है कि हाँ, मैंने जब सारा काम कर लिया था तो सेक्रेटरी वांग ने मुझसे ये लाने के लिए भेज दिया था। ये सब सुनने के बाद शैन समझ जाता है और फिर नेक्स्ट डे अपने सेक्रेटरी वांग पर चिल्लाता है कि उसने मिशान के लिए कल झूठ क्यों बोला कि वो कल आई नहीं थी। और वो चिल्लाता है कि दोबारा अगर उसने उसे बुली करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर सेक्रेटरी वांग को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर यहाँ पर कंपनी में वैन आकर उसके साथ डील करती है और वो उससे कहती है कि मिशान मेरी दुश्मन है और तुम्हारी भी। मैं उसे शैन की लाइफ से दूर करना चाहती हूँ, तो क्या मेरी इसमें तुम हेल्प कर सकती हो। तो वो तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि मैं उसे यहाँ कंपनी से निकालना चाहती हूँ। फिर वैन इसे एक मैजिकल स्पेल देती है और कहती है कि तुम इसे अपने पास रखो क्योंकि मिशान को मैजिक आती है और ये उसके अगेंस्ट काम करेगा। फिर सेक्रेटरी वांग को याद आता है कि उस दिन उसने कैसे मैजिक यूज़ किया था। फिर वो वैन को थैंक यू बोलती है कि अब ये उसके काम आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शैन मिस हान को बिजनेस ट्रिप पर लेकर जा रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट देखता है कि बॉस आखिर इतना दूर क्यों बैठे हुए हैं, लगता है मुझे इन लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। और फिर वो ब्रेक मारता है और तभी यहाँ पर मिस हान सैन के ऊपर गिर जाती है और फिर वो देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और तुरंत ही उसे सॉरी बोलते हुए दूर हो जाती है। फिर दोनों होटल पहुँचते हैं और क्लाइंट से मिलते हैं। सेक्रेटरी वांग यहाँ पर मिस हान से कहती है कि बॉस को सोने से पहले मिल्क पीने की आदत है तो तुम उसके लिए खरीद कर लेकर आओ। फिर मिस हान जब रास्ते में होती है तो सेक्रेटरी वांग उसका एक्सीडेंट करवाने के लिए कार भेजती है, पर मिस हान अपनी मैजिक का यूज़ करके बच जाती है और ये देखकर वो समझ जाती है कि इसे तो सच में मैजिक आती है। फिर ये अपने पेपर का यूज़ करते हुए उसके ऊपर पानी फेंकती है और फिर जब मिस हान अपना मैजिक यूज़ करती है तो उसका मैजिक काम ही नहीं करता। वो होटल में आती है तो उसे पता चलता है कि उसके लिए एक्स्ट्रा होटल रूम बचे ही नहीं है और उसको शैन के साथ ही रहना पड़ेगा। शैन तो उसके साथ रूम शेयर करने के लिए बड़ा ही खुश होता है और वो उसे कह देती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। और फिर रात में जब वो सो रही होती है तो शैन उसे बेड पर ले आता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को शैन के पास देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और जैसे ही वो उठने लगता है तो वो सोने की एक्टिंग करती है। तो शैन कहता है कि एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम उठ गई हो, बताओ आखिर तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो, तुम जानबूझकर यहाँ पर आई हो ना। तो वो कहती है कि बॉस मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। फिर वो तो कुछ कह ही नहीं पाती है और इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आवाज़ देता है कि बॉस आपको क्लाइंट से मिलने जाना है। तो असिस्टेंट की आवाज़ सुनकर जल्दी से मिस हान उठती है और फिर वो दोनों जल्दी से होटल रूम से बाहर निकलते हैं। तो असिस्टेंट सोचता है कि अच्छा तो इन दोनों के बीच कुछ हो रहा था। फिर यहाँ पर मिस हान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचती है तो मिस्टर शैन उसे देखते ही जा रहा था और उसकी तारीफ़ करता है कि ये ड्रेस तुम पर सूट कर रहा है। तो वो कहती है कि बॉस चॉइस भी तो आपकी है ना। फिर वो स्टेज पर पहुँचती है और स्पीच देने लगती है, पर वो अपने पर्स में चेक करती है कि डिवाइस तो है ही नहीं। यहाँ पर सेक्रेटरी वांग हंस रही होती है क्योंकि उसी ने उस डिवाइस को गायब किया था। फिर वो यहाँ पर शैन को इस बारे में बताती है कि बॉस डिवाइस यहाँ पर नहीं है, जबकि मैं लेकर आई थी। तो सेक्रेटरी वांग उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने इतना छोटा सा भी काम नहीं किया। फिर यहाँ पर लोग शैन की कंपनी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये लोग तो बिना तैयारी के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये सुनकर
मिस हान को वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैं बॉस की कंपनी को ऐसे बैंकरप्ट होने नहीं दे सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर यहाँ वो अपनी मैजिक पावर का यूज़ करने का ट्राई करती है, पर उसकी पावर काम ही नहीं कर रही होती। तो वो सोचती है कि मेरे पास पावर्स है, लेकिन फिर भी मैं यूज़ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी शैन इसे देखकर समझ जाता है कि लगता है कि ये अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रही है, और उसे याद होता है कि उसने बताया था कि वो उसके क्लोज कांटेक्ट करेगा तो उसकी एनर्जी आएगी। तो वो जल्दी से मिस हान को सभी के सामने किस कर लेता है, और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और फिर वो किस करने के बाद वो कहता है कि तुमने मुझे बताया था ना कि किस करने से तुम्हारी मैजिकल पावर रिकवर होगी। तो वो कहती है कि लेकिन ये प्रॉब्लम पावर्स की नहीं है, बल्कि कुछ और है। फिर वो कहती है कि रुको, मैं वापस से ट्राई करती हूँ, और इस बार वो वापस से अपनी पावर्स यूज़ करती है। तो वो ड्राइव वापस आ जाती है। शैन और मिस हान काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और तभी सेक्रेटरी वांग चेक करती है तो वो स्पेल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, और फिर शैन यहाँ पर मिस हान की तारीफ़ करता है कि तुमने आज सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करा, और इतने सारे क्लाइंट भी हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान गए। फिर असिस्टेंट यहाँ पर सेक्रेटरी वांग को पकड़ लेता है और सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है कि उसने ही ये डिवाइस को चुरा लिया था। फिर यहाँ मिस हान कहती है, क्या तुमने इस डिवाइस को चुराया था? फिर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है, पर शैन नहीं मानता और वो कहता है कि मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, तुम जैसी एम्प्लॉय मुझे मेरी कंपनी में नहीं चाहिए। फिर मिस हान से वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हें बुली करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस हान कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं आपकी एम्प्लॉय जो हूँ, और आप बहुत ही अच्छी बॉस हैं। फिर यहाँ पर वन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये सारा प्लान ख़राब हो गया और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। फिर यहाँ पर शैन घर पहुँचता है तो वो उसे हक कर लेती है, पर शैन जल्दी से उसे दूर करता है और उसे समझाता है कि देखो, सिर्फ मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, और उसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तभी मिस्टर शैन से वो कहने लगती है कि मिस हान में ऐसा अच्छा है क्या जो तुम मुझे छोड़कर उसे देखते हो। तो मिस्टर शैन कह देता है कि वो तुमसे हर चीज़ में अच्छी है, और तुम यहाँ से अभी अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। फिर वो तुरंत उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने ऐसा गलती से बोल दिया, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो। तो शैन उसे लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है, और वो सोचने लगती है कि मैं मिस हान को नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट डे मिस हान जब कंपनी में आती है तो सेक्रेटरी वांग उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम बॉस को सेड्यूस करोगी और उनकी गर्लफ्रेंड और उनके बीच में आओगी तो वो तुम्हें लाइक करने लगेंगे? तुम बस एक मिस्ट्रेस हो, और तुम बॉस को लाइक करती हो तो क्या हुआ, वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो फिर मिस हान भी इस बारे में सोचने लगती है कि क्या मैं सच में मिस्टर शैन को लाइक करती हूँ। तभी उसे याद आता है कि उसने एक बार मास्टर से इस बारे में पूछा था कि किसी को भी लाइक करना कैसा होता है। उसके मास्टर ने बताया था कि जब भी तुम किसी को लाइक करोगी तो तुम्हें उसे देखकर हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, और तुम्हारा दिल करेगा कि तुम हमेशा उसे देखती रहो। अगर तुम उस पर्सन को टच करोगी तो तुम बहुत ही शाय हो जाओगी। फिर ये सारी चीज़ें याद करती है और सोचती है कि लगता है मैं सच में उसे लाइक करने लगी हूँ। पर फिर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, मैं किसी इंसान को लाइक नहीं कर सकती। तभी उसका सीनियर ब्रदर जेट के जरिए उसे कांटेक्ट करता है और बताता है कि तुम जल्दी से मुझसे मिलने आओ, मुझे कोई सॉल्यूशन मिल गया है। फिर वो खुश होकर तुरंत उसके पास मिलने पहुंच जाती है और पूछती है क्या सॉल्यूशन है। तो वो उसे दिखाता है कि तुम इसे पढ़ लो। तभी वो पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि प्यार का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसे इस किस्मत के धागे के कनेक्शन को तोड़ने के लिए आंसू का यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसका सीनियर पूछता है कहीं तुम उसे सच में लाइक तो नहीं करने लग गई हो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर असल में तो मिस हान इस बात से बहुत ही अपसेट फील होती है। फिर वो अपने आंसू को लाने की कोशिश करती है और मैजिक पावर यूज़ करती है, पर कुछ भी नहीं होता। फिर यहाँ पर मिस हान को अचानक से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। तो वो तुरंत ही इसका पल्स चेक करता है और कहता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो गई हो। तभी मिस हान तो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहता है कि क्या उसी इंसान ने तुम्हें बुली किया है, रुको मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ। तो तभी मिस हान उसे रोकती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब किस्मत के धागे की पावर्स की वजह से हुआ है। तभी मिस हान डिसाइड करती है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ, और जब ये बन जाएगा तो उसके बाद मैं कल्टीवेशन पूरी करूँगी। तो वो कहता है क्या तुम श्योर हो, और क्या तुम इस बच्चे के पिता को इस बारे में नहीं बताओगी? तभी वो कहती है हाँ, और मैं उससे दूर ही रहूँगी, क्योंकि वैसे भी मुझे वो लाइक नहीं करता और हमारा रिश्ता बस उस धागे के कनेक्शन की वजह से फिक्स हुआ है। फिर नेक्स्ट डे मिस हान कंपनी में शैन को बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर रही
रही होती है, फिर भी वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे काम दे रहा होता है। फिर ऑफिस के बाद वो उसे घर भी छोड़ने जाता है, पर मिस हान सोच रही होती है कि मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए, इसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। फिर ये उसे घर छोड़ने भी जाता है और उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आता है। तो वो कहती है कि बॉस, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं अभी तो यहाँ पर आया हूँ और तुम मुझे भगा रही हो। फिर वो मिस हान से पूछ ही लेता है कि आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, तो आखिर तुम मुझसे कहती क्यों नहीं? तभी वो कहती है कि आखिर ये बताने का क्या फ़ायदा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ जब तुम्हारे पास पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तो तभी इतने में शैन की नज़र टेबल पर जाती है और वो उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को उठा लेता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे बताओ आखिर ये बेबी किसका है। तभी इतने में यहाँ पर वैन भी आई होती है और वो इन लोगों की सारी बातें सुनने लगती है। तभी मिस हान उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। फिर वैन जल्दी से शैन को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तुम जल्दी से घर आ जाओ। ये बात मिस हान भी सुन लेती है और उसे गलतफहमी हो जाती है और फिर वो उसे चिल्लाकर अपने घर से निकाल देती है। फिर नेक्स्ट डे मिस हान अपने मास्टर से मिलने जाती है और उनसे इस बारे में सवाल करती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब वो क्या चाहती है? वो कल्टीवेशन करना चाहती है या फिर उस पर्सन के साथ रहना चाहती है जिसे वो लाइक करने लगी है? तो मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम्हें ये अपने दिल से पूछना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। दूसरी तरफ शैन यहाँ पर बहुत ही अपसेट होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। नेक्स्ट डे उसे मेड के जरिए पता चलता है कि वैन कोई प्रेग्नेंट नहीं है, वो तो बस एक्टिंग कर रही थी। तभी वो उस पर चिल्लाता है कि आखिर वो ऐसी एक्टिंग कैसे कर सकती है। तो वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। पर शैन यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और वैन सोच लेती है कि अब वो मिस हान को रास्ते से हटा देगी। तभी यहाँ पर वो उसे मारने के लिए अपनी मैजिक स्पेल करती है ताकि वो अपने मैजिक का यूज़ ना कर सके और उसे मारने के लिए कुछ गुंडे भेज देती है। मिस हान को जब वो गुंडे मिल जाते हैं तो वो अपनी पावर्स का यूज़ करने की कोशिश करती है, पर उसकी पावर्स काम नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर मिस हान से मिलने के लिए माउंटेन ही आ रहा होता है और तभी वो उन गुंडों को देखकर उनसे फाइट करने की कोशिश करता है और मिस हान को बचाने लगता है, पर फिर उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर मिस हान बहुत ही घबरा जाती है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है और उसकी मैजिक काम करने लगती है और फिर वो उन गुंडों को भगा देती है। और फिर यहाँ पर शैन के लिए वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उससे बताती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी है। तभी शैन को होश आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया और फिर दोनों ही हक करते हैं। तभी मिस हान पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर मुसीबत में हूँ। तभी वो उसे बताता है कि मैंने ये जो जेट पेंडेंट खरीदा था जो कि तुम्हारे वाले का सेम कॉपी है, तुम जब भी किसी मुसीबत में होती हो तो ये चमकने लगता है और मुझे इस तरीके से पता चल जाता है। फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और किस करने लगते हैं, पर तभी यहाँ बीच में असिस्टेंट आ जाता है और पूछने लगता है कि बॉस क्या आप ठीक हैं? तो यहाँ पर शैन गुस्सा होकर कहने लगता है कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ। फिर इसके बाद में हान शैन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और फिर वो यहाँ पर उसे इस बारे में बता देती है कि एक्चुअली उस दिन होटल रूम 606 में वही उसके साथ थी। फिर उसी वक्त वहाँ पर शैन को सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाता है और फिर वो कंफर्म हो जाता है और ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि ये बेबी मेरा है। तो वो कहती है कि हाँ ये तुम्हारा है। फिर वो पूछता है कि वैसे वैन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो वो कहती है कि तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरी सीनियर सिस्टर है, हम दोनों के मास्टर सेम हैं और हम दोनों ने माउंटेन पर अपना कल्टीवेशन करा था। तभी शैन उसके बारे में उसे सभी चीज़ें बता देता है कि जिसे तुम अच्छी समझ रही हो वो कोई अच्छी नहीं है, उसने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की और तुम मुझसे झूठ बोला। तभी ये जानकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि जब वैन यहाँ पर आएगी तो मैं उसे खुद पूछूंगी। फिर जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो मिस हान उससे पूछने लगती है, पर वो फिर भी यहाँ पर सच नहीं बताती। तभी शैन यहाँ पर उसका स्पेल निकालता है तो ये देखकर मिस हान इसकी एक्सप्लेनेशन मांगती है कि आखिर ये क्या है। वो सब कुछ बता देती है कि हाँ मैंने ही तुम्हें मरवाने के लिए गुंडे भिजवाए थे क्योंकि तुम मेरी अच्छी लाइफ के बीच में आ रही थी। तुमने बोला था कि तुम्हें सिर्फ एक कल्टीवेशन करना है, तो आखिर तुम मेरे मैन को मुझसे क्यों छीन रही हो? और फिर वो कहती है कि जो मेरा है उसे मैं तुम्हारा कैसे होने दे सकती हूँ और फिर वो उसे पुश करती है ताकि उसका बेबी मर जाए। तभी शैन जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर को बुलाता है और फिर वो अपने गार्ड्स को कहकर यहाँ पर वैन को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहता है और वो यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है पर वो नहीं सुनता। फिर डॉक्टर मिस हान का
चेकअप करने के बाद बताता है कि वो तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो उसका बेबी कहाँ से होगा। तो वो कहती है कि कैसे हो सकता है ये, और वो जल्दी से अपनी रिपोर्ट दिखाती है। तो डॉक्टर कहता है कि इसमें नाम पढ़ो, इसमें तुम्हारा नहीं बल्कि किसी और लड़की का नाम लिखा है। तो सीनियर ब्रदर कांटेक्ट करके उसे बताता है कि शायद मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। फिर मिस हान और शैन ये सब जानकर हंसने लगते हैं और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो सच में अपना बेबी करेंगे। और फिर मिस हान शैन को लेकर अपने मास्टर से मिलवाने जाती है और उन्हें बताती है कि अब वो दोनों साथ हो गए हैं। और वो पूछती है कि मास्टर, आप गुस्सा तो नहीं होना जो मैंने कल्टीवेशन को छोड़कर प्यार को चुना। तो मास्टर कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं, तुमने वो चुना है जो तुम्हारा दिल कह रहा था, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तभी मिस्टर शैन मास्टर को थैंक यू बोलता है। तभी मास्टर कहता है कि मुझे नहीं बल्कि इस लड़की को थैंक यू बोलो क्योंकि इसी ने गड़बड़ करी थी और तभी तुम दोनों की किस्मत जुड़ गई। तभी मिस हान और शैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी मिस हान कहती है ठीक है मास्टर, अब मैं शैन के साथ सिटी में जा रही हूँ रहने के लिए। और फिर वो उन लोगों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।